Into Unacademy, and you know what we are? We are India's largest online education portal. सभी लोगों को good morning or assalamu alaikum, and yes, welcome everyone as well. So let's proceed with today's headlines, whatever we have got from our newspapers today. Okay, so please remember, guys, you have to join me on my Telegram channel. That's written here. That's PMUPSC10. ओके और ये आपके लिए आपका प्रोमो कोड भी है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आते टाइम. ओके, सो गाइस, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरा प्लीज फटाक से पहले लाइक कर दो और जहां भी जितना भी शेयर कर सकते हो उसे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया अभी तक तो फटाक से पहले सब्सक्राइब भी कर लो. ओके एवरीवन, सो आई गेस आई एम क्लियरली विजिबल, ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन. Come on guys, can I have the confirmation once? Yes, good morning दादा भाई, good morning everyone, good morning F1. कैसे हैं आप लोग? So okay, all clear? Thank you so much guys. So let's proceed with the headlines today. Okay, जो भी हमारी breaking news है आज की उस पर बातचीत करते हैं. So the first one for the day. Okay, what it is? Cheering Pakistan's T20 win against India. UAPA applied in Srinagar, FIRs in Agra, sacking in Udaipur. Okay, so guys, please understand what kind of headline it is. Firstly, yes, it's troubling the unity and integrity of India. Secondly, yes, it's picking out questions on the nationalist theories for sure. First of all, it's a question of unity and integrity. Yes, it is. And secondly, it's putting a question, a big question on the nationalist approach, on the nationalist feelings of Indians. Okay, but nationalism is something which cannot be given to anyone. Nationalism is something which can be inspired by yourself in your own thoughts, in your own mind and body, right? So nationalism is something which is having no role with regard to this disturbances in the politics, disturbances in the society. Okay, being nationalist is your call, being patriotic is your call. Doesn't means that you are nationalist and you are patriotic, and doesn't means that you are a patriot that means you are a nationalist. But यहाँ पर nationalism और patriotism का, to be very honest, कोई scope है ही नहीं. यहाँ पर scope है unity and integrity of India, and apart from that a law. The name is UAPA. Okay, सो गाइज, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं या हम अगर पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी एक्सवाइजेड कंट्री की जीत पर अगर हम चीयर कर रहे हैं, ओके, सो अगर इसको अपार्ट फ्रॉम एक जो है कुछ रिलीजियस वैक्यूम से हटा कर देखा जाए, राइट, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई बुराई होगी. बट पॉइंट इज यहां आ जाता है हमारा रिलीजियस वैक्यूम, हमारा कम्युनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सवाल आ जाता है, सवाल के घेरों में आ जाता है नेशनलिज्म. ओके, बट in a very simple format, what is the simple logic here? कि भाई किसी की नेशनलिज्म और किसी की पैट्रियोटिज्म को किसी एक मैच के जीत और हार के आधार पर अगर हम नोट कर रहे हैं तो वो शायद उतना जायज नहीं है, राइट? बिकॉज when we talk about cricket is what is a sport, that is, it's an art again, राइट? अब अगर आप बात करोगे इंडिया में, तो इंडियंस की हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा दुनिया भर के, चाहे वो किसी भी कोने से आया हुआ हो, कोई भी उसका नाम हो, कोई भी उसका ईमान हो, धर्म हो, अगर उसमें टैलेंट है तो हिंदुस्तान ने उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत दिया है. अगर आप बात करोगे इंडिया में फेमस सिंगर्स की, तो अगर आपके पास नाम है तो आपको पता होगा कि इंडिया के अपने जितने सिंगर्स फेमस हैं उससे ज्यादा सिंगर्स फेमस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अदनान सामी एंड आतिफ असलम. दे आर नॉट इंडियंस. बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि आतिफ असलम इंडियन नहीं है, राइट? बट आतिफ असलम इज अ पर्सनैलिटी लव्ड मोर एंड मोर एवरी कॉर्नर ऑफ दिस नेशन. उसकी आवाज, उसके गाए हुए गाने हम सबके दिलों को छू जाते हैं. यार क्या आवाज पाई है बंदे ने. हम उस टाइम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन है, उस टाइम हमें ये दिक्कत नहीं होती है कि वो उसकी नेशनैलिटी क्या है. चलो खैर, ये बात तो फिर भी एक अलग रेडार में चली गई. हम बात करते हैं यहां पर कि किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में चेयर आउट किया या नहीं किया. नहीं किया. इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, टू द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. But what difference it has made? The difference has been made by the act known as UAPA.
जुडिशरी इस सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत टाइम से लगी हुई है कि यूएपीए का इस्तेमाल कहां होना चाहिए कहां नहीं। अब आप खुद बताइए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके, दैट इज यूएपीए के तहत किसी को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है, ठीक है, बेल मिलना इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप खुद अपने रैशनल दिमाग से सोचिए, डू यू थिंक that cheering slogans on any this XYZ on any XYZ match or any XYZ topic issue, उस पे UAPA लग जाना चाहिए? What do you think? That's correct? That's justice or not? Come on, guys, tell me. Yes, guys. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Yes, Sumi. Walaikum salam. Good morning, PC bhai. Good morning, Manish. Okay. Good morning, sir. Good morning, Debrati. ओके वी आर गुड, ओके चलो फाइन। नो भैया, इंटरनल सिक्योरिटी, इमरजेंसी एंड कम्युनल हार्मनी के लिए यूज किया जा सकता है, एल्स डिबेटेबल है, एग्जैक्टली, ओके, एल्स इट इज डिबेटेबल। सो व्हाट इफ आई हैव आई सपोर्ट सम फॉरेन सिंगर्स। हमारे यहाँ इंडिया में जितने हमारे बॉलीवुड एक्टर्स फेमस नहीं है, उनसे ज्यादा क्रेज हमारे पास हॉलीवुड एक्टर्स का है। डोंट यू थिंक सो? अगर दोनों चीजों को हम रिलेट करें, अगर दोनों ही चीजों को हम रिलेट करें, तो जितना क्रेज हमारे पास हमारे बॉलीवुड एक्टर्स का है, उतना ही क्रेज हमारे पास हमारे जो है हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं। यस दैट्स करेक्ट, बीटीएस, राइट? इट्स हर और हिज ओन एफआर, एब्सोल्युटली, ओके, इट्स पर्सनल चॉइस, एग्जैक्टली। तो उस टाइम अगर मैं कहता हूं कि नहीं, ये वाली जो इंडियन मूवी है, ये वाला जो इंडियन एक्टर है, इसके कंपैरिजन में ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड वाला जो एक्टर है, ये बहुत तगड़ा है, तो क्या उस टाइम मैं एंटी नेशनलिस्ट नहीं हूं? इफ आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, माई इंडियन एक्टर, एनी इंडियन XYZ आर्टिस्ट, may it be a cricketer, footballer, okay, any sports, any athlete, okay, any sportsman, any athlete, any actor, whatever, singer, whatever, any artist in some single format, in some single word, okay, if I'm comparing an Indian artist, okay, with a Bollywood or Hollywood artist, okay, am I not being anti-nationalist here? Come on, guys, tell me. Global singers, come on, guys, tell me, am I not being anti-nationalist here? इफ आई से नहीं नहीं यार ये वाला तो सही नहीं है, वो उसने क्या, देखो हॉलीवुड में क्या गाया है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब हमारा जो देख लो क्या ग्रुप है ये, क्या बैंड है इनका, मतलब कितना खूबसूरत गाना गाते हैं ये लोग, हाँ कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। इजंट इट नॉट एंटी नेशनलिस्ट? नो? कम ऑन गाइस, जल्दी सब लोग बोलो यार, आज से तो धड़ाधड़ कमेंट करते रहते हो, अभी जब पूछो तो जवाब नहीं आता। कम ऑन, yes or no? It's just mind choice and FR. Yes, absolutely. Right? So if I am cheering against a team, or if I'm cheering in a favor of a team, that simply doesn't justify that I am anti-India. Okay? That simply doesn't justify I am anti-India. Because अगर ऐसा है तो कोई भी हॉलीवुड मूवी इंडिया में नहीं रिलीज होनी चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा है, हाँ ये भी गलत है कि आप उस टाइम ये बोलो कि बड़ा मजा आ गया, हिंदुस्तान हार गया, हाँ ये भी गलत है पूरी तरीके से। इसको भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान हार गया, ठीक है, हम ये भी नहीं बोलेंगे, राइट? इसको भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, मजा आ गया कि अरे टीम इंडिया हार गई, नहीं वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हाँ, अगर मुझे इस बात का एक एप्रिसिएशन है कि यार क्या खेले हैं, बढ़िया, वेरी गुड, चीयर्स, हिप हिप हुर्रे, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, बुराई तब है जब मैं ये बोलूं कि मुझे मजा आ गया कि टीम इंडिया हार गई, हिंदुस्तान की शिकस्त हो गई, हाँ वो गलत है, फिर वो एंटी इंडिया। Until unless I am speaking against India, I am correct. मैं उसके बाद से किसी भी फेवर में बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है गदर, एक प्रेम कथा। उसमें आपने डायलॉग सुना है सनी बाजी का, जब वो पाकिस्तान में होते हैं, जब दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में उनसे बोला जाता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हम भी बोलते हैं यार पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर जब वो बोलते हैं बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो फिर यही बोलते हैं अशरफ अली, ये ना बोलना, ठीक है? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था,
आज है और आगे आने वाले हर रोज हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद ही रहेगा। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें खुशी है इस बात की, तुम भी विकास के पथ पर आगे बढ़ो, हम भी डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। लेकिन बुराई तब है जब आप बोलोगे कि हिंदुस्तान की शिकस्त बड़ी मजा दे गई। हाँ, वो गलत है। आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, मतलब बढ़ ही रहा है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन हाँ, आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, वो बढ़े, उस समय कोई दिक्कत नहीं भाई। आप अपने रडार में रहकर जो है डेवलपमेंट करिए। हमने तो साइन कर रखा है आपस में, हमने तो तशकंत एग्रीमेंट में भी यही साइन कर रखा है, हमने तो शिमला एग्रीमेंट में भी यही बोल रखा है, एक दूसरे के इंटरनल मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे, आपस में ट्रेड और डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, ओके, एक जो है हार्मोनियस सेटअप बनाए रखेंगे, पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये तो हमने तशकंत एग्रीमेंट 1966 में और हमारे शिमला एग्रीमेंट 1972 दोनों में बोल रखी है बात। तो इस बात से कोई बुराई नहीं है कि कौन सा मुल्क जिंदाबाद है नहीं है, उस बात में कोई उसमें एक बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, ये मुझे एक सत्य है, वो एक तथ्य है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रुथ, जो मुझे मानना है, दैट्स इट। तो किसी के जीत पे अगर मैं खुश हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की हार पे अगर मैं खुश हूं तो उस पर बहुत बुराई है, राइट। क्लियर एवरीवन? हाँ, ईना चौबे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। Yes, absolutely. Humans should be talented. Humans should be appreciated on the grounds of talent and nothing else, right? If we take that person anti-nationalist whosoever appreciate foreign talent, then our Bollywood singers are नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ध्यान रखें, जाने दे इस बात को। ओके, बस इतनी सी बात ध्यान में रखो कि cheering in favor of any team doesn't simply makes you anti-nationalist. Yes, slurring against Indian team makes you anti-nationalist. दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है कि हमें उनसे मोहब्बत है, ओके, डन है भाई, क्या बात, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें अपने आप से नफरत है, इसमें बुराई, ठीक है। मोहब्बत की कोई देखो सीमा, कोई रेखा, कोई सरहदें नहीं होती। टैलेंट नेवर सीज बाउंड्री, ओके, इट्स ऑलवेज बाउंड्रीलेस, इट्स ऑलवेज बाउंड्री फ्री। ओके, सो अब यहां पर सवाल दूसरा निकल कर आ जाता है यूएपीए का। क्या ऐसे में यूएपीए लगाना मैंडेटरी है? क्या ऐसे में यूएपीए लगा देना सही है? यस और नो? इट्स एब्सोल्युटली समथिंग व्हिच इज इन क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप बात करोगे यूएपीए की, सो हियर वी हैव, ओके, so the UAPA law, आपको याद होगा, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Originally enacted in 1968, UAPA was amended to be modified as anti-terror law in 2004 and 8 respectively. In August 2019, Parliament cleared the Unlawful Activities Prevention Amendment Bill, okay, and it is now an act to designate individual as terrorists on the grounds of provisions of the act. Okay, in order to deal with the terrorism related crimes, it derivates from ordinary legal procedure and creates an exceptional regime where constitutional safeguards of the accused are curtailed. Okay, यूएपीए, आज के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा कि लगभग 4213 का डेटा था हमारे पास 2016 से 2019 तक में, कि 4213 एफआईआर यानी कि केसेस रजिस्टर किए गए हैं हमारे पुलिस स्टेशंस के अंदर यूएपीए को लेकर, और अब तक उनमें जो अरेस्ट हुआ है 123 अरेस्ट राइट नाउ, यानी कि लगभग 4000 केसेस में अभी तक कोई अरेस्ट की बात नहीं हुई, यानी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। रीजन बीइंग दोस 4000 केसेस may be not having the concrete evidences and the justiciable figures to arrest any person. But at the end of the day, in the middle of something, it's enhancing the figures, it's enhancing the amounts, because of which the international community would be asking us for sure that's what's happening, that is what's happening inside the territory of India. ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, किस लिए हो रहा है? इतने सारे केसेस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्यों रजिस्टर हो रहे हैं? क्या हमारा हार्मोनियल सेटअप डिस्टर्ब हो गया है? क्या हम सच में एक कम्युनल वैक्यूम का शिकार हो गए हैं? क्या हम सच में यूनिटी और इंटीग्रिटी के सेगमेंट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल निकल कर आ जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के जहन में जब वो ये डेटा देखते हैं। 4213 केसेस रजिस्टर्ड विद इन 4 years and out of them only 123 arrests.
right? So this is something which troubles the fame of India into the international forums, international platforms, and apart from that, the domestic setup is also frustrated because of this one particular concept known as the communal vacuum. जो हमारा इंटरनल डोमेस्टिक सेटअप है उसको कम्युनल वैक्यूम पूरी तरीके से छेड़ देता है, तो उसकी वजह से यूनिटी और इंटीग्रिटी के सवाल और निकल कर खड़े हो जाते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन. Okay, or at least they are under custody for 90 days or more. Exactly, 90 days or more. बल्कि in fact इसमें आप बात करोगे तो they were in fact on the grounds of 180 days. Okay, जो एक simple concept निकल कर आ गया था. Clear guys? Can I hear it from all of you? All sorted? Clear, clear. UAPA is too much that tag of terrorist will, yes, absolutely. Okay, it immediately designates an individual as a terrorist. Okay, once UAPA is there. Yes, Dada, that's absolutely correct. Art never sees boundary. Never. Fine, clear. Okay, so guys, UAPA के ऊपर हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. Okay, so we are not going to discuss further UAPA in detail because already in our special classes and YouTube classes, multiple times we have discussed this particular concept known as UAPA. Okay, so now next point. अगर आप देखो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो 4213 केसेस, 4231 और 112 केसेस हैव रिजल्टेड इन द कन्विक्शंस. ओके, ये डेटा किसका है? एनसीआरबी का. ये डेटा कहीं ऐसे हवा में नहीं आया है, किसी भी एक्सवाइजेड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दे दिया, हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ये डेटा दिया है. इट्स अ डेटा गिवन बाय द एनसीआरबी. दैट मींस it is a severe question of law, a substantial question of law where yes, the fundamental rights of an individual are in question. Always this thing has been published in the newspapers that UAPA versus freedom of speech and expression. UAPA versus the individual liberty guaranteed under Article 21. UAPA versus Article 19 and 21. And apart from that, UAPA in direct question, in what we call it, the reverse contrast question with the unity and integrity of India and the nationalism and patriotic approach of the Indians. Okay, so guys, please remember all of these questions will be there for you. Okay, because these are something which is going to be part of your essay, part of your paper 2 governance and all. Okay guys, any questions? This was a very deliberated topic, a detailed version and a debatable as well. Okay, no questions? But sometimes central bureaus were in question. See, many of the times they were in the question, but at the end we have to understand it is the judiciary only who is going to justify. Don't think about, okay guys, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा. Okay, इन सब चीजों में बस एक सिंपल सी पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, that is whatever the media report says, whatever the social media comment says, whatever, okay, it is given by the news channels and all, we don't have to listen all of them. That's not made for us. Until and unless the judiciary has given the statement. Please guys, don't be very prejudicial, don't be prejudiced. Okay, never. मीडिया क्या बोल रहा है, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, आपका इस बात से कोई वास्ता नहीं है. जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकलता है, तब तक सब कुछ हॉल्टेड है. Till that time you are not going to take any kind of this prejudicial thoughts in your mind, because that's absolutely injustice. Don't be prejudicial, that's absolutely injustice. Okay, so अभी कई बार हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो क्वेश्चन में रही हैं, पुलिस एजेंसीज क्वेश्चन में रही हैं, इनफैक्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज भी क्वेश्चन में रही हैं. लेकिन इसके ऊपर टिप्पणी करने का काम ना आपका है ना मेरा है, उनमें से किसी का नहीं है. इसको जस्टिफाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे जुडिशरी का है. सो लेट जुडिशरी डू इट्स जॉब, लेट्स नॉट इंटरवीन, लेट्स रिस्पेक्ट द थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. राइट? क्लियर एवरीवन? See, there are many cases, guys. अगर आप बात करोगे इसमें केसेस की तो बहुत सारे केसेस हैं. लेट इट बी. हम केसेस अगर डिस्कस करने जाएंगे ना खाली यूएपीए के, तो आप देख पा रहे हो 4231 तो 2016 से 2019 के हैं. 2019 से 2021 का तो डेटा भी हमारे पास है ही नहीं. ठीक, तो कितने केसेस डिस्कस करेंगे? लेट इट गो. ओके, जाने दो. बस सिंपल सी कहानी ये है
that wait for the judiciary. Okay, wait for the judiciary, don't wait for the what we call it, the media, social media, news channels and all. Okay, कल हमने केरला के एक रिसर्चर के बारे में बात किया था जिन्होंने एक अकाउंट बनाया और उसमें उन्हें पता चला कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है, रैंडमली कहीं पर भी इट्स बफरिंग. Guys, is it buffering? बफ हो रहा है क्या? ओके ना? ओके, थैंक यू. हाँ ओके ठीक. सो उन्होंने केरला की हम बात कर रहे थे, तो केरला के एक रिसर्चर थे जिन्होंने अपना एक अकाउंट तैयार किया था, राइट, और उसमें उन्होंने बताया था क्या कि किस तरीके से कुछ भी रैंडम पेजेस, रैंडम रील्स, रैंडम पोस्ट्स को लाइक करने के बाद फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है कि उनको अब खाली उसी से रिलेटेड और कुछ दिखाई नहीं जा रहा है, उसी पर्टिकुलर पोस्ट और कम्युनिटी पोस्ट से रिलेटेड जो है फीड्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझ पा रहे थे कि किस तरीके से हमारा जो हार्मोनियल सेटअप है वो नुकसान में आ जा रहा है. So guys, it's once again an achievement, a big achievement, okay, that government is working on those aspects which troubles the whole of the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to give to ourselves this constitution, to provide justice, liberty, equality, freedom, reliance, everything. We have just guaranteed these things to ourselves. Okay, and once again, an appreciation to the government that they are going to work on this, right? So कल ही डिस्कस किया था और आज इसके ऊपर आ गया है. डोंट वरी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी क्लास के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, जस्ट अ कोइंसिडेंस. बल्कि हो सकता है लिया भी हो तो क्या पता. ओके, चलो फाइन. यप, येलो जर्नलिज्म हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, हमें वो जानने नहीं. अब अगर आप देखो दूसरा, परसों के न्यूज़पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया था जस्टिस एनवी रमन्ना साहब के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब के कंसर्न्स के बारे में. उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इट्स एन आफ्टरथॉट, इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है, राइट. सो वंस अगेन वी डिस्कस्ड इट जस्ट 48 hours back that yes, government will be taking some cognizant actions, and yes, hats off to the government actions again. They have done this task. They have at least started talking on such tasks. ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, ओके, उन्होंने एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में उनकी जो प्रायोरिटी रही है वो यही रही है, दैट इज लेट्स एनहांस द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन. Guys, please remember what we are going to do. We are going to enhance the judicial infrastructure of the nation, and this is a promise that has came from directly the Union Law Ministry. Okay, a promise which came directly from the Union Law Ministry. So according to the ministry, the key agenda, okay, is to discuss the judicial infrastructure, right? So Kiran Rijiju to meet all state law ministers. The Union Law Minister is going to meet all state law ministers. जहां पर बात होगी जैसे कि हमने देखा था, that is only 16% and 27% of the courts in India, they have got separate toilets for males and females, right? Just what we have seen, 12% का या 15% का हमारे पास डेटा था कि computers available हैं हमारे judges के dais पे, okay? And maximum of the courts they lack with the court record room. Right, with the record room, 54% of them they do have only the record room. Rest 46% they do not have the record room. The courtroom itself works as a substitute record room, right? So यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी थी जो हमने 48 घंटे पहले डिस्कस करी थी, जो हमें जस्टिस रमन्ना साहब ने बताई थी, राइट. और अब उन्हीं के ऊपर एक्शन लेते हुए यहाँ पर उन्हीं के स्टेटमेंट्स पर, उन्हीं के फिगर्स पर जो है अब एक्शन लेते हुए यूनियन लॉ मिनिस्ट्री इज गोइंग टू मीट ऑल द स्टेट लॉ मिनिस्टर्स. And the key agenda, the only agenda, not the key agenda, you can call it, the only agenda will be restructuring, or shall I say enhancing the judicial infrastructure in India. So guys, the question for the day, आप लोगों के लिए आज का question रहेगा एक, okay, question is identify those elements through which we can enhance the judicial infrastructure of the nation. Guys, I'm repeating the question again. Identify those elements through which we can enhance the judicial infrastructure of the nation. आपको बताना है कि किन किन जरिए, किन किन तरीके से हम अपना
जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर अप गाइस, नोटेड? नहीं, नॉट रिफॉर्म्स इन एनजेएसी, एनजेएसी इज नोवेयर, इट्स अ ड्रीम बोट नाउ। ओके, इसको हमने ऐड ही नहीं करना है, ठीक है? चलिए, क्लियर, noted, chalo, fantastic. Okay, so now moving to the next one. So Pegasus snooping row, Supreme Court on plea for independent probe today. Okay, Pegasus, तो अभी आपके दिमाग में आ रहेगा सर Pegasus तो एक स्पाईवेयर है, तो ये Pegasus का ऐसा खूबसूरत सी फोटो यहाँ पर एक ऐसा यूनिकॉर्न जिसके अपने पंख वगैरह हैं, उसकी फोटो क्यों लगाई गई है? राइट, सो गाइस प्लीज रिमेंबर ये Pegasus ही है। Pegasus is a mythological character in the Greek mythology. Okay, Greek mythological stories के अंदर एक mythological character है जिसका नाम है Pegasus, which looks like a horse plus unicorn with wings. Okay, जो कि काम करता था क्या, एक एरिया से उड़कर दूसरे एरिया पे जाकर वहां से इंफॉर्मेशन यानी कि वहां का जो भी गतिविधियां हैं वो लाकर अपने मास्टर को देना। तो पेगासस क्या कर रहा था? इट वाज आल्सो अ स्पाईवेयर। Okay, Pegasus was a spyware which was present in our mobile phones, which was stealing the information, the data. हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब डेटा जो है पेगासस चुरा रहा था। और ये ऑब्वियसली हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी कुछ जो मीडिया एक्सपर्ट्स थे उनके मोबाइल फोन्स इसका शिकार हुए थे। राइट, यानी कि ये वो लोग थे जिनके पास देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, संप्रभुता, सॉवरेनिटी से रिलेटेड बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, डेलिकेट, ओके, बहुत ही डेलिकेट से डेलिकेट और बहुत ही ज्यादा सिवियर इंफॉर्मेशंस होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। और इसका सोर्स जो बताया गया था इट वाज इजराइल। ये पेगासस कहां से आया है? इट वाज द इजरायली फर्म व्हिच वाज इन क्वेश्चन, एंड दैट इजरायली फर्म सेड इट हैज गॉट द चाइनीज लिंक्स। Okay, so the Pegasus that came from Israel, but the Israeli firm asserted that yes, they have got some links with the Chinese firms as well, or the Chinese governments as well. So right now, today, Supreme Court is probing it. There is a case right now into the Supreme Court with regard to the Pegasus, its origin and all, its usage and all, and the persons involved. And most probably by tomorrow or day after, we will be having it. We will be having this detailed explanation, a detailed analysis of this Pegasus issue. राइट नाउ अभी सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन है, लेकिन इसके ऊपर आज कोर्ट में हेयरिंग अभी तक जो है कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला लगभग शायद सुना भी दिया होगा, बिकॉज 10:30 बजे ही सुनवाई शुरू हो गई थी। राइट, तो इसके ऊपर हमारे पास कल, अगर कल नहीं तो परसों फॉर श्योर, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेशन इसके ऊपर हम रखेंगे। Okay guys, so please remember Pegasus. What is Pegasus? It's a Greek mythological character. It's not the original character. So now, next one. Railways changes policy. PSUs to now compete in open market for tenders. रेलवे ने अपना जो है टेंडर्स की पॉलिसी को चेंज किया है और बोला है कि अब जो PSUs हैं जिनको डायरेक्टली टेंडर्स दे दिया जा रहा था, अब उन्हें डायरेक्टली टेंडर नहीं दिया जाएगा। They will have to compete, okay, compete with the rest of the private players. So in an order issued on Tuesday, the Railway Ministry withdrew the earlier policy promulgated during the time of the former Railway Minister Piyush Goyal in December 2019 that had mandated Railway Board would first screen and award the work to eligible public sector undertakings. 2019 में 2019 में एक पॉलिसी निकाली गई थी रेलवे बोर्ड्स की कि जो भी रेलवे बोर्ड्स का जो भी डेवलपमेंट का काम है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन या रिजुविनेशन का जो भी काम है, वो एग्जिस्टिंग पीएसयूज को ही दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड्स के थ्रू वो एग्जिस्टिंग जो पीएसयूज हैं उनको ही दिया जाएगा। लेकिन अब इस पॉलिसी में भारी बदलाव लाया गया है और अब इसमें बोला गया है कि पीएसयूज दे विल हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट प्लेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो अब टेंडर यूं ही नहीं दे दिया जाएगा। ओके, उसी को दिया जाएगा जो सबसे बेहतरीन प्राइसेस रखेगा, जो सबसे बेहतरीन टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, जो सबसे बेहतरीन सर्विस डिलीवरी रखेगा। अब अगर आप बात करोगे कि सर इसका लिंक कहां पर है, तो इसका लिंक है अपने जीएस पेपर 2 पर। ओके, द लिंक इज देयर इन जीएस पेपर 2। ओके, जीएस पेपर 2 पर इसका लिंक है, कहां पर? गवर्नेंस पे। और इस चीज को डायरेक्टली हम रिलेट कहां करेंगे? द
concept of transparency and accountability. पारदर्शिता और जवाबदेही, transparency and accountability, these are the two concepts with regard to the governance pattern in India, because of which this particular action has been taken. कि कितने ट्रांसपेरेंट वे में हम काम कर रहे हैं, कितने अकाउंटेबल वे में काम कर रहे हैं. पीएसयूज को डायरेक्टली जो है कोई भी टेंडर दे देना वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल स्ट्रक्चर नहीं था, इसीलिए अब जो है न्यू पॉलिसी में बोल दिया गया कि पीएसयूज यू विल हैव टू compete with the other of the private players. ऐसे ही नहीं किसी को कोई भी टेंडर दे दिया जाएगा. Okay, so now please remember, now expanding on the benefit of the price advantage and doing away with the policy of protectionism that PSUs enjoyed, that is PSUs को ही मिल रहे थे सारे tenders. Railway has decided that instead of its board deciding which PSU should get the job, the zonal railways concerned would float open tenders. In fact, open tenders, that means if you are also a private player in the market, okay, then you can also go ahead with the railway tender for any kind of reconstruction, rejuvenation or XYZ particular project. Okay, this is what done only for the sake of transparency and accountability in the governance pattern. And railways which required too much in India, if you talk about the departments which requires too much of transparency and accountability, the rank one will be held by the railways itself. यहां पर अभी तक उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए. Okay, so railways, they are held accountable right now. Yes, they are, but not up to the mark. Are they transparent? Yes, they are, but not up to the mark. We need to provide more transparency and accountability to the railway boards, and that's why this policy has changed. Okay, that the PSUs, they will not just be getting directly tenders, but yes, they have to compete now with the rest of the private players available in the market. That is, there will be the open auctioning of the tenders with regard to the railway projects. Fine up. Can we relate it in economy also? Yes, why not? It will enhance economy. See, competition always enhances economy. If there is no competition in the market, there is no growth and development. For sure it will. Okay, fine. Under PPP model, maybe not mandatorily. Okay. Yes, market will efficiently work. See, simple logic है ना. Competition नहीं रहेगा यूपीएससी में तो तुम हार्डवर्क करोगे. तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो तुम एक टैलेंटेड इंसान बन पाओगे, तुम एक ब्रिलियंट इंसान बन पाओगे? नहीं बन पाओगे. तो मार्केट में कंपटीशन है इसलिए तुम हार्डवर्क कर रहे हो, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो इसीलिए तुम ब्रिलियंट हो. बस खत्म बात. ठीक है. सो गाइस, नाउ a very severe point, something which you can relate it with the first point. मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट का एक केस निकल कर आया where man was held for putting black cloth on a roof of a religious institution while fixing decorative lights. अब अगर आप देखो यहां पर तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत बड़ा शायद ये केस नहीं था और कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया कि आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर वहां पर आप सजावट कर रहे थे. राइट, आप सजावट कर रहे थे, आप सजा रहे थे उसे, और सजावट करते टाइम इस इंसान ने वहां पर काला कपड़ा बांध दिया था so that those decorative lights they are not displaced. और ये काला कपड़ा बांधने का काम जो है इसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका था. बट रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है. राइट, सो डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड? नाउ decision is yours. Do you think it's justified? Come on guys, tell me. Okay Rajat. It's not a shame buddy, it's a question. It's a big question on, once again, the secular structure, the secular nature of the state, the integrity and unity of India, and yes, the concept of equality before law. It's again a huge question. Huge question कि क्या किसी को इस तरीके से उस पर रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है? क्या ये जायज है? क्या ये वाजिब है? Is it what we call this is something which is really legal in nature? This is really justiciable in nature? Come on guys, what do you think?
हाँ, हद तो है, वो तो बिल्कुल है। कौन? नेवर, नब दादा, मतलब सिंपल बात थी, कुछ भी भाई, वो काला कपड़ा बांधा गया इसलिए नहीं कि वो काला कपड़ा सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर आप बात करोगे कि कुछ लोग कहते हैं काले कपड़ों के बारे में कि वो उसके लिए होता है जब आप कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते हो, किसी के विद्रोह में आप काला निकालते हो, राइट। काले के बारे में वो बुद्धिजीवी लोग ये बात नहीं बता पाते कि काला तो टीका भी होता है। अगर विद्रोह का रंग काला है तो डिफेंस का भी रंग काला है, ये फैक्ट। अगर विद्रोह का रंग काला है जनाब, तो फिर डिफेंस का भी रंग काला है। किसी की सुरक्षा में, है ना, लगा देते हैं ना, ये ले बच्चे काला टीका, आंखों में मस्कारा, हाँ, लगा देते हैं ना, राइट। तो क्या है वो, डिफेंस के लिए है या विद्रोह के लिए? काला टीका लगाए हो मतलब किसी के विद्रोह में जा रहे हो? नहीं, सपोर्ट में भी तो जा सकते हो, उसके डिफेंस में भी तो जा सकते हो। तो यहां पर इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता था कि काला कपड़ा लगा दिया जिसकी वजह से डेकोरेटिव लाइट्स को डिफेंस मिले, सपोर्ट सिस्टम मिले, लेकिन ये नहीं दिखाया गया। दिखाया क्या गया? अरे तुमने एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर काला कपड़ा बांध दिया, ये तो जनाब सही नहीं, ये तो गलत हो गया, राइट। अब क्या करो? अरेस्ट कर लो। किस बिना पे? कुछ भी। क्या अब ये इंसान आगे बाहर निकलकर आएगा तो बेखौफ जिंदगी जी पाएगा? क्या ये इंसान अब जब जेल से बाहर आएगा तो क्या ये वापस से एक यूनिटी और इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को अपना पाएगा? क्या इसके मन में, दिल में एक डर और एक दर्द नहीं बैठ जाएगा और उसके बाद से हम कहेंगे यार देखो इसने ऐसा किया था, राइट। तो गलती हम सब की है। अगर साफ देश की जिम्मेदारी हम सब की है, भागीदारी। सफाई सिर्फ कचड़े से नहीं होती है, कचड़ा हटाना सिर्फ सफाई नहीं होता। स्वच्छ भारत अभियान के कॉन्सेप्ट को जरा समझें। वहां पर सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि जमीन पर फेंका कचड़ा, उसे कूड़ा, उसे उठाओ और डस्टबिन में फेंको। नहीं, अपने मन की जो गलत फहमियां हैं, मन में, हमारे दिल में हमारे भी जो एक गलत फहमियां बसी हुई हैं, उनको भी निकाला जाए, उनको भी फेंका जाए। ये है स्वच्छ भारत अभियान, ये है सशक्त भारत, एम्पावर्ड इंडिया, और वो होगा यूनिफाइड इंडिया। ओके, सशक्त भारत, empowered India, unified India, or India with unity, and India which is having integrity, which will come from the Swachh Bharat Abhiyan itself। और स्वच्छता का यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट समझें। स्वच्छता सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, गंदगी ना मचाएं, ओके, बस हाँ, दिल और दिमाग में भी जो गलत फहमियां हैं उसको भी दूर भगाएं। दैट्स नोन एज स्वच्छता। ओके गाइस, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एटलीस्ट यू हैव टू, यू आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, भावी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो तुम, राइट, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली, जस्ट अ स्टीरियोटाइप माइंडसेट काइंड ऑफ, एब्सोल्युटली, ओके। बचपन में हम ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ते थे, यस, ओके, एब्सोल्युटली। वो रंग भी तो ऊपर वाले का बनाया हुआ है, ये कोई नहीं जानता, एब्सोल्युटली। अगर मैं कहता हूं कि ये रंग इस धर्म का है, वो रंग उस धर्म का है, तो ये कहां जस्टिफाइड है? तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। बिकॉज रंग, कलर, वो तो नेचुरल है, उसमें तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं आया कि ये मैंने बनाया है, वो उसने बनाया है। कलर तो बाबू नेचुरल है। तो जब कलर नेचुरल है, इंसान का नहीं, भगवान खुदा का बनाया हुआ, तो फिर उसमें कलर डिफरेंशिएशन कैसे आ गया? ओके, तो चलो कोई नहीं, ये सारी चीजें रहेंगी गाइस। प्लीज रिमेंबर जस्ट वन थिंग, दुनिया क्या करती है, दुनिया ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है ना तुम्हें, लेकिन तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो। यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट नाउ एन एस्पिरेंट, टुमारो अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, है ना। आज प्रजा हो कल राजा, राइट, है ना। सो याद रखना, क्या राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, याद रखना, एक बात दिमाग में कायदे से रख लेना, ओके, कि सिंपल स्टेटमेंट क्या बैठता है? द सिंपल लॉजिक दैट स्टैंड्स हियर, दैट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शैल ऑलवेज बी मेंटेन्ड, दैट्स इट, कहानी खत्म, ओके। और ये सारी चीजें दुनिया समझे ना समझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम जरूर समझो, तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो,
और साथ ही साथ दुनिया को बदलने का काम भी तुम्हारा है, जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, बट पॉजिटिव चेंज, बदलाव लाना जरूरी है लेकिन पॉजिटिव बदलाव। ओके, एंड रिमेंबर द फाइनल स्टेटमेंट, change the world needs to be upgraded, but what you need to change first? Change the world, then the world needs to be upgraded positively, but what you need to change first? Come on, jaldi batao. You need to change your designation first. Change the world, but before changing the world, change your designation. That's it, right? And then go with the distinction, with the upgradation. Okay, so guys, now coming on to the next point here, the new climate vulnerability index. इंडिया में एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया है CEEW द्वारा। CEEW बोले तो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने निकाला है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, जिसे बताया है असम एंड आंध्र प्रदेश आर एट बिगेस्ट रिस्क एंड केरला एट लीस्ट रिस्क। Okay, so guys, please pen down. Okay, that is the new climate vulnerability index released out by CEEW. Okay, that is Council on Energy, Environment and Water. Please remember, it's not taken out by the UNFCCC, the UNEP, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, okay, or the Ministry of Earth Sciences and all, Ministry of Science and Tech or Science and Tech and all. No, it is being given by a not-for-profit organization known as CEEW, Council on Energy, Environment and Water, established in India, Delhi itself. Okay, so क्या है क्लाइमेट, इसका इंडेक्स का नाम न्यू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ओके, आसाम और आंध्र प्रदेश आर एट द हाईएस्ट रिस्क, whereas केरला इन द लीस्ट रिस्क जोन्स। सो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। सो द CEEW, पूरा स्टेटमेंट अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हेडलाइंस डिस्कस कर रहे हैं खाली, लेकिन हाँ, इसने कुछ बहुत ही खतरनाक डेटा दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, द CEEW स्टडी indicated that only 63% of Indian districts, only 63% of Indian districts, they have got a district disaster management plan. Where are the rest 37%? Only 63% districts in India, they have got the DDMP, District Disaster Management Plan. That means 37% districts in India, they do not have DDMP. That means a severe threat, big threat. अगर कल की डेट में गॉड फॉरबिड कोई डिजास्टर होता है इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, so we do not have the proper DDMP, that is disaster management plan, immediate disaster relief, okay, in these 37% districts. 37 डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं ना तो भी बहुत बड़ा डेटा था, यहाँ 37% डिस्ट्रिक्ट्स हैं। Okay, huge data. That means the time has come for us to open eyes on judicial infrastructure, yes. To open eyes on political vacuum, yes. To open eyes on communal structure, on secular nature of the state, yes. And yes, last but not the least, it's time for us to open the eyes on the environmental protection and upgradation of the machineries as well. The upgradation of the mechanisms through which the environmental protection can be taken to its zenith. Okay, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि हर चीज में आंखें खोलने का वक्त आ चुका है। उठो लाल, अब आंखें खोलो, है ना, बहुत सो लिया, अब आंखें खोलो। हर जगह से हमको ये बात बताई जा रही है कि आज एक्शन लेना शुरू कर दो, अब एक्शन लेना शुरू कर दो, देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, कहीं देर इतनी ना हो जाए कि एक्शन लेने का कोई फायदा ही ना बचे। ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, political infrastructure, yes. Social infrastructure, yes. Judicial infrastructure, yes. Economic infrastructure, absolutely yes. Environmental infrastructure, without any doubt, without any questions, yes. We need to upgrade. Okay, हर जगह पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है, हर तरफ हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। तो अगर आप देखोगे इन्होंने कुछ और बातें बताई हैं, द रिपोर्ट मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, a district level assessment. Okay, which level assessment it is? National level or state level? Each district level assessment they have given. Okay, which has been supported by the Indian Climate Collaborative and the Edelgive Foundation. Okay, Edelgive Foundation ये भी एक not for profit organization है। इन्होंने 640 districts में जो है सर्वे किया
and found that 463 of these are vulnerable to extreme floods, droughts and cyclones. Okay, कितने 640 में से ओके 463, 640 में से 463. ओके गाइस, सो अ ह्यूज डेटा जो कि कंपैरेटिवली वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम फ्लड्स, ड्राउट्स एंड साइक्लोन्स से. सो ये डेटा किसने दिया है? CEEW ने इन कोलैबोरेशन विद द Edelgive Foundation. Please remember, no UNEP, no UNFCC, not any ministry of the Indian government as well. Okay, it's a private organization, CEEW, okay, and the Edelgive Foundation. Clear up? So please remember all of these points. Now, अब देखो ये वही हो रहा है जो हमने डिस्कस किया था. China's Xi Jinping and Pakistan's Imran, they dial Russia's Putin to discuss Afghanistan. खींच लिया है उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पे रशिया को. अब रशिया जो कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी को पूरी तरीके से अपनाया हुआ था, अब वो एंटर करने के लिए तैयार हो गया है चाइना के कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर. शायद अभी उसने कंफर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ बात हुई है. इस बारे में हम लोग पिछले 1 महीने से डिस्कस कर रहे हैं. आपकी क्यूरियोसिटी का ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ था, एक बहुत बड़ा जो है एक एलिमेंट बना हुआ था आपकी क्यूरियोसिटी का कि सर रशिया क्या करेगा, रशिया क्या करेगा. और मैंने आपसे बताया था कि रुक जाओ, रशिया अभी कुछ नहीं करेगा, रशिया अभी इंतजार करेगा. चाइना इसको जो है परसूट करने की कोशिश करेगा. और देखो चाइना और इमरान यानी कि पाकिस्तान दोनों मिलकर अब परसूट कर रहे हैं किसको? रशिया को. ओके, कैसे क्या हुआ होगा? पहले शी जिनपिंग भाई ने जो है कॉल किया होगा पुतिन साहब को कि व्हाट डू यू थिंक, शैल वी टेक एक्शन इन अफगानिस्तान. सो इन्होंने कहा होगा यार कोई बात नहीं, रुक जरा, एक दूसरी कॉल भी आ रही है वेटिंग पे. इधर से उन्होंने फोन उठाया, कहते हैं अरे ये तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से कॉल है. हाँ पता चला, इधर से भाई भी बोल रहे हैं कि सर जनाब क्या लगता है आपको, लेना चाहिए हमें एक्शन अफगानिस्तान में. कॉन्फ्रेंस पे बात हुई होगी आपस में, बढ़िया मस्त एकदम. और फिर पुतिन साहब बोले होंगे अच्छा ये तुम लोगों की जो है आपस में पहले से सेटअप था ना कि हम दोनों मिलकर मेरे को बोलोगे, राइट. पाकिस्तान और चाइना मिलकर दोनों रशिया को बोलेंगे तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा जो है हम जो है मेल्ट आउट होने की चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे. ओके, सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. दैट इज रशिया को कौन कौन परस्यूट कर रहा है? हमारे पाकिस्तान और हमारे चाइना. ठीक, ये दोनों मिलकर परस्यूट कर रहे हैं कि लेट्स टेक एक्शन इन अफगानिस्तान. लेकिन अभी as of now Russia has not given any kind of an official statement that whether they are going to take on the actions in Afghanistan with regard to Taliban or not. अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं. अभी सिर्फ ये रिपोर्ट्स बताई गई हैं कि रशिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं to take some positive actions in Afghanistan. Clear now? And guys, now this is the last headline for the day. That is the drone deliveries a step closer. Okay, and public private providers to manage traffic. ड्रोन डिलीवरी सिस्टम. अभी तक हम देख रहे हैं क्या, हमारे पास ह्यूमंस हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ड्रोन से डिलीवरी की बात हो रही है. और उसके लिए हमने एक स्टेप एक्शन आगे जो है और ले लिया है, राइट. और जो है पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई. सो अगर आप बात करोगे यहाँ पे, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शैल कंटिन्यू टू बी द इंटरफेस फॉर द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड अप्रूवल्स एंड परमिशंस टू ड्रोन ऑपरेटर्स. जो हमारे पास अभी मैन टू मैन डिलीवरी हो रही है, वो ड्रोन टू मैन डिलीवरी अब होना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पूरी तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया. सो वंस अगेन एन एप्रिशिएबल टास्क बाय द इंडियन मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट. ओके, इन व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप. ओके, व्हाट इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स allowing beyond visual line of sight. It is known as BVLOS, beyond विजुअल लाइन ऑफ साइट. मतलब जो दिखाई ना दे खुली आंखों से, उस पार से भी ड्रोन उड़कर जा सकते हैं. ओके, सो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट बोले तो जहां पर कोई एक चीज उड़ रही है और उस हाइट पर उड़ रही है जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई ना दे. द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज नोटिफाइड अ ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क for drones. Okay, the drones that will be flying under 1000 feet. Okay, so guys please remember the drones that will be flying under how much feet? 1000 feet. Prelims specific important data कि जो ड्रोन टू मैन डिलीवरी हो रही है उसके लिए जो ड्रोन्स का जो उड़ान की जो हाइट है वो कितनी फिक्स करी गई है? 1000 feet. Okay, so please remember what it is, the 1000 feet. And it is the first step taken by the civil aviation so that they can go ahead with regard to the flying of the drones that on the BVLOS बोले तो beyond visual line of sight. Okay,
नहीं, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपनी जॉब करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट यस, कुछ ड्रोन, देखो ऐसा नहीं है कि ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू होगी और कल से सारे मैन टू मैन डिलीवरीज बंद हो जाएंगे। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, ओके। ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग विच इज द इमीडिएट चेंज। ये ग्रेजुअली होगा, एंड इन दैट मीन टाइम वो जो लोग ये मैन टू मैन डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट में चलती रहती है, आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाली क्लासेस में आपने फॉर श्योर पढ़ोगे। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद रिगार्ड टू द एनहांसमेंट इन द मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। किसी जमाने में वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, लेकिन मशीन्स ने धीमे धीमे वर्कर्स की जो है जगह ले ली। ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, इन्होंने मैंस, ह्यूमंस जो हैं उनकी जगह ले ली, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे ह्यूमंस जो हैं वो जो है अब पावरलेस हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, अब वो जो है कहीं से कमा नहीं पा रहे हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है, सोशल डेवलपमेंट आता है, जिससे एजुकेशनल डेवलपमेंट होती है। वो लोग जो कल तक नहीं पढ़ पा रहे थे आज वो पढ़ रहे हैं, और हेंस एज अ रिजल्ट वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को एड ऑन करा पा रहे हैं, ओके। सो दिस स्टैंड्स द सिंपल लॉजिक, okay, it's a gradual change, not an immediate change, okay. नहीं, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही, विथ रिगार्ड टू द डिमांड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इट्स नॉट अबाउट दैट प्रोडक्शन विल इंक्रीज और नॉट, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा, बट इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, इट्स नॉट एन इमीडिएट काइंड ऑफ चेंज, ओके। अंडरस्टूड? चलो, so guys, please remember these are the top headlines for the day, okay. I guess everything was crystal clear, there shall be existing no doubts, okay. And please remember, okay, that is the most wonderful slogan, Unacademy, let's crack it, okay. So guys, please remember that is today, 27th of October it is, and what you got Gaurav Badania sir waiting for you in the 27th of October batch today. So abhi tak nahi join kiya hai to fatak se join kar lo please, okay. So what you got 5 classes on essay, you got classes on strategies, you guys got classes on answer writing by Gaurav Badania sir. He scored all India rank 13. Please guys remember, he's waiting for you today. So 27th of October batch आज से शुरू हो रहा है, so please guys go ahead quickly, and you can see that the 9 months combo offer is there and the 3 months festive combo is also there. So what you have to do, you have to just use the promo code PMUPSC10, okay, so that you can get the rest of the flat discount, okay. So guys, you can see here, this is what we got, that is 25 plus 10%, okay, one subscription to crack it all. This 35% discount is going to end today, that is 27th of October. GS प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल की जो प्राइसेस हैं उनमें 35% ऑफ चल रहा है अभी। सो टेन्योर 1 and 2 years के जो एक्चुअल प्राइसेस हैं दैट इज 77,000 and 1,12,000। अब इनके जो न्यू प्राइसेस हैं दैट इज रिवाइज प्राइसेस आफ्टर दिस 25% प्लस 10%, इन दिस 10% विल बी ओनली आफ्टर द प्रोमो कोड। ये प्रोमो कोड आप लगाओगे PMUPSC10, ये आपको बाकी का 10% डिस्काउंट भी दे देगा, okay. So 57,704 rupees and 82,275 rupees for 1 and 2 years for GS plus optional, okay. We talk about iconic GS plus optional tenure 1 and 2 years, the older prices it's here 1,02,000 and 1,55,750, but the new price that is 78,999 rupees and 1,20,255 rupees. And what we got the unlimited test series combo as well, right. So 21 tests for optional, 16 sectional and 5 full length, 80 tests every year for prelims plus mains GS, 50 prelims plus 30 mains, okay. Actual pricing अगर आप इनकी बात करोगे 45,000 rupees, but they comes free with 1 year and onwards of the subscription, okay guys. So we have discussed this thing as well, that what do you need to crack UPSC CSE. Here are the needs, and you can see the fulfillment, okay. So needs are X, these are X plus 1, right. So if the needs is X, the fulfillment is X plus 1. Then we got the live mentoring program, okay, and apart from that the raise hand feature. What it is, much better than any offline thing, okay. You can talk to your favorite educator in your live class and clear all your doubts, okay. So guys, that's it for the session right now. Please do not forget to like, share and subscribe the video. See you all very soon in our special class that is about to take place. I'll be sharing the link, okay, on our respective Telegram channel. What is the Telegram channel? Here it is, okay, PMUPSC10. Guys, please remember, UPSC qualify करने के लिए बैठे हो तो प्रोमो कोड भी UPSC वाला यूज करना पड़ेगा, okay. So guys, thank you for joining me right now here. See you all soon. Bye bye. Take care. Jai Hind.
अल्लाह हाफिज।